कैसे हो सब? वेलकम ऑन टू द चैनल। डियर फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो आरटीए एक्ट की सीरीज चल रही है। आज पार्ट 4 में हम सबसे पहले समझेंगे सेक्शन 12। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस एक्ट के नोट्स चाहिए ना तो आप गिवन नंबर पे मैसेज करके नोट्स बाय कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं सेक्शन 12 क्या कहता है। यहाँ पर इसका जो सब सेक्शन 1 है ये कहता है, देखो आप सब समझ चुके हो अब तक अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है कि ये आरटीए एक्ट है क्या। ठीक है, हम लोग अपने लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आरटीए एप्लीकेशन मतलब लगा करके अप्लाई करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन ये जो एक्ट है इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये अच्छे से फॉलो हो, ये जो आरटीआई एक्ट है ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ करा होगा? यस, वही अब हम समझेंगे सेक्शन 12 में। तो इसका सबसेक्शन 1 हमें ये बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बॉडी बनाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बना रखी है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। जल्दी से बताइए कौन से गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया है, जल्दी मुझे बताइए। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब मुझे जल्दी से बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कमीशन बनाया है उसका क्या नाम है? यस, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। एंड आपको क्या लगता है ये कमीशन का क्या काम है, इसे क्यों बनाया जाता है? हाँ जी, सो दैट आरटीआई एक्ट जो है, जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। दैट्स व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाती है। तो सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया। अब आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कमीशन तो बना रही है लेकिन उस कमीशन में होगा कौन? तो वो अब हमें बताता है सबसेक्शन 2। तो याद रखना सबसेक्शन 2 अब हमें ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई इस कमीशन में कौन लोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा इसमें। बताइए कौन होगा? हाँ जी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और आपको पता है ये कमिश्नर कौन होगा इस कमीशन का? ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा हेड। कौन होएगा? हेड। अब और इसके अलावा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे। कमिश्नर्स से आप मतलब समझ गए कि वो बहुत जाने होंगे, लेकिन एक लिमिट है 10 से ज्यादा नहीं होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप लोग मुझे आंसर दोगे। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाई है एंड इस कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, तो बताइए ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ये कौन है इस कमीशन का? यस, हेड है। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इस कमीशन में एक तो ये हेड है लेकिन साथ में 12 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं। आपको लगता है ये रूल के अकॉर्डिंगली सही है 12? नो। व्हाई? क्योंकि मैक्सिमम ये जो कमिश्नर्स हैं वो कितने होने चाहिए बताइए? यस, 10 होने चाहिए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक ये कमीशन बनाई है, ठीक है, इस कमीशन में पिंकू कौन है? पिंकू है यहाँ का हेड, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक। एंड टिंकू, चिंकू, मिंकू, ये टोटल 6 लोग कौन है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। आप मुझे बताइए कि कमीशन में एक हेड है एंड 6 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, क्या अब ये ठीक है? यस। व्हाई? क्योंकि जो 6 कमिश्नर्स हैं वो 10 लिमिट वाली के विद इन आ रहे हैं। तो आप क्या समझे कि इस कमीशन में एक हेड होना चाहिए एंड जो बाकी कमिश्नर्स हैं वो कितने भी हो सकते हैं लेकिन 10 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इसी के साथ आपको सबसेक्शन 2 क्लियर हो गया? गुड। अब हम बात करते हैं इसके सबसेक्शन 3 के बारे में। अब यार माइंड में आ रहा होगा कि ठीक है, हम समझ गए कि इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, हम समझ गए इसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, लेकिन यार इन लोगों को अपॉइंट कौन करता है? अब यहाँ पर मतलब सबसेक्शन 3 में इसकी अपॉइंटमेंट के रिलेटेड बात करी गई है। फ्रेंड्स, इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? जल्दी बताइए कौन इन्हें अपॉइंट करता है?
यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी इनको डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करते हैं। तो फिर कैसे करते हैं? सिलेक्शन कमेटी होती है, एक प्रॉपर कमेटी बनती है, वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी हैं वो इन लोगों की अपॉइंटमेंट करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं। अब वो कमेटी में कौन लोग होते हैं वो समझेंगे हम। इस कमेटी में सबसे पहले होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन होंगे? हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस कमेटी के क्या होंगे? चेयरपर्सन होंगे। जल्दी से बता दीजिए, जो कमेटी रिकमेंडेशंस देती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी को, वहां पर उस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि चेयरपर्सन होंगे उस कमेटी के। नंबर 2 लीडर ऑफ ऑपोजिशन के मेंबर होंगे। किसके? लीडर ऑफ ऑपोजिशन के। यहाँ पर ना फ्रेंड्स, ये वाला जो पॉइंट है इसी में एक फर्दर पॉइंट है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाले पॉइंट में ही फर्दर एक और पॉइंट आता है। देखो, यहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसे माना जाएगा लोकसभा में। एक तो देखो रूलिंग पार्टी होती है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बीजेपी रूलिंग पार्टी हो गई, ठीक है, उसके अलावा जो बाकी पार्टीज हो गई वो हो गई ऑपोजिशन। ठीक, तो वो जो ऑपोजिशन वाली पार्टीज हैं उसका जो लीडर होता है ना, उसको इस कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। समझ में आई बात? अब यहाँ पर एक और बात, अगर मान लीजिए कोई पार्टी है और मतलब वो लोकसभा में है, वो पार्टी ऑपोजिशन है, लेकिन उसके पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन का उसको मान लो स्टेटस नहीं मिल रखा है, मतलब किसी पर्सन को लीडर ऑफ ऑपोजिशन का स्टेटस नहीं मिल रखा है, तो ऐसे केस में कहते फिर कमेटी का मेंबर किसको बनाए? बात समझ पा रहे हो कि एक तो रूलिंग पार्टी होगी, उसके अलावा जो बाकी पार्टीज होती है वो ऑपोजिशन होती हैं। वो ऑपोजिशन पार्टी का जो लीडर होता है ना, उस लीडर को इस कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। लेकिन बाय चांस कहते वो जो ऑपोजिशन वाली पार्टीज है लोकसभा में, उसमें से किसी को भी उस पार्टी का लीडर होने का स्टेटस ही नहीं मिला है, कोई लीडर ही नहीं है, तो ऐसे केस में कहते फिर कमेटी का मेंबर किसको बनाया जाए? तो यहाँ पर फिर कहते, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चलो, सिर्फ ये एग्जाम्पल है कि लोकसभा में मान के चलो कि रूलिंग पार्टी की जो मतलब पार्टी का रूल चल रहा है, मान लो 320 सीट्स हैं। ठीक, एक पार्टी ए है जिसकी 80 सीट्स हैं, एक पार्टी बी है जिसकी 25 सीट्स हैं। पार्टी ए भी ऑपोजिशन की है, पार्टी बी भी ऑपोजिशन की है। पार्टी ए में मान लो 80 सीट्स है, 80 सीट्स हैं, ठीक है। पार्टी बी जो ऑपोजिशन है उसमें मान लो 25 सीट्स हैं। अब मुझे जल्दी से आप लोग बताइए, पार्टी ए जिसमें 80 सीट्स हैं, पार्टी बी जिसमें 25 सीट्स हैं, इन दोनों ऑपोजिशन पार्टी में से सबसे बड़ी पार्टी कौन सी हुई फिर? यस, पार्टी ए। ठीक, बेशक यहाँ पर कहते हैं ये जो पार्टी ए ऑपोजिशन पार्टी है जो कि बड़ी पार्टी है यहाँ पर, ठीक है, बेशक यहाँ पर उसके पास उन्होंने अपना कोई एक बंदे को लीडर डिक्लेयर नहीं कर रखा, किसी को लीगल हो मतलब लीडर होने का स्टेटस नहीं दे रखा, बट स्टिल क्योंकि ये दो पार्टीज में से पार्टी ए जो है वो बड़ी पार्टी है, तो इसमें से एक बंदे को क्या कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन और उसको इस कमेटी का मेंबर बना दिया जाएगा। बात समझ में आ गई कि इसमें मेंबर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ही होगा। बाय चांस अगर लीडर कोई नहीं है फिर ये देख लिया जाएगा कि लोकसभा में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, फिर उसके मेंबर को लीडर बना दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? थर्ड बात करते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा। कौन होंगे? एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे इसमें, और इनको जो नॉमिनेट है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक, मोटी ना इसमें आपको ये बात याद रखनी है, ज्यादा चक्रों में पढ़ना ही नहीं है, बस इतना याद रख लेना। नंबर 1 कौन होंगे इसमें? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि चेयरपर्सन होंगे। नंबर 2 ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को यहाँ पे मेंबर बनाया जाता है। ठीक, नंबर 3 आपको क्या याद रखना है, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो कि पीएम द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं। बस इतनी बात है, इतना याद रखना है आपको। सो आई होप सबसेक्शन 3 क्लियर। बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। सबसेक्शन 4 कहता है कि ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने,
अब इसको कोई सुपरवाइज भी करेगा, डायरेक्शंस भी देगा, मैनेज भी करेगा, तो इसका ये जो भी जनरल सुपरविजन हो गया या डायरेक्शंस देनी हो गई या मैनेजमेंट करनी होगी, ये सब कौन करेगा? ये सब फ्रेंड्स करेगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कौन करेगा जल्दी बताइए? यस, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। एंड जो बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ये पॉइंट सभी को क्लियर? अब इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसेक्शन 4 में, बड़े ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया जाता है, पहले तो मुझे आप ही बताओ कौन इसकी डायरेक्शन करता है, कौन मैनेज करता है, जल्दी बता दो। नंबर 1, यस, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और उनकी हेल्प कौन करता है? बिल्कुल ठीक, जो बाकी के अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं वो करते हैं। अच्छा, अब आप जरा सोचिएगा, मान लीजिए एक मिनिस्ट्री है, वो कोई भी मिनिस्ट्री हो सकती है। आपने उस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट, जी मैं आप ही की बात कर रही हूँ, आपने उस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट आरटीआई अप्लाई कर दिया है। वो जो मिनिस्ट्री, उसको पता चल चुका है कि आपने आरटीआई लगाई है उसके अगेंस्ट। अब वो मिनिस्ट्री, ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इसे कॉल कर रहा है, मान के चलो एग्जाम्पल है, हाँ जी आप लोग ना इनको मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन मत देना। आपको क्या लगता है यहाँ मिनिस्ट्री या कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी या कोई भी सेक्रेटरी, कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट सीआईसी को, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को ये बताएगा कि उन्हें कैसे ये केस सॉल्व करना है या कैसे नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जो ये आरटीआई के केसेस देखता है, इसको कहते हैं किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन देगा या नहीं देगा। ठीक है, बात समझे कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है, ये कोई भी मिनिस्ट्री हो गई, कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, कोई भी अथॉरिटी होगी गवर्नमेंट की, कोई भी सेक्रेटरी हो गया, ये किसी की परमिशन नहीं लेगा। वो कहता मुझे मेरा काम अच्छे से आता है, मुझे पता है इंफॉर्मेशन देनी है कि नहीं देनी। ये बात सभी को अच्छे से क्लियर हुई? गुड। अब आप बात करते हैं सबसेक्शन 5 के बारे में। आपको पता है पिंकू के मन में एक ख्याल आ रहा है। पिंकू कहता है क्यों ना यार पिंकू कहता है कि क्यों ना मुझको ही इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया जाए। या फिर टोमू कहता है अरे यार मेरे मन में भी एक ख्याल है, क्यों ना कहते इस कमीशन का मैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन जाऊं। आपको क्या लगता है ये पिंकू और टोमू ऐसा चाहते हैं और इनके चाहने से ये इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं? नो। तो फिर यार ऐसे कौन लोग हैं जो ये बन सकते हैं? चलिए देखते हैं। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि वो सबसे पहली बात वही पर्सन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बन सकते हैं जिनके पब्लिक में एक अच्छी खासी रेपुटेशन है। हाँ, पिंकू और टोमू की भी अच्छी रेपुटेशन है, हमारी हर वीडियो में आते हैं, है ना? लेकिन सिर्फ पब्लिक में अच्छी रेपुटेशन होने से काम नहीं बनेगा। नो डाउट पब्लिक में अच्छी रेपुटेशन तो होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ ये एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल पर्संस भी होने चाहिए। किन फील्ड्स में? चलो समझते हैं। जैसे कि लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ठीक है। इसके अलावा मैनेजमेंट में, मास मीडिया में, जर्नलिज्म में, मतलब इस तरह की ये जो फील्ड्स होती है ना, इनमें ये लोग क्या है कहते हैं एक्सपर्ट्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड नॉलेजेबल पर्संस होने चाहिए। देखा जाए तो ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, ये लोग वो बन सकते हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है मान लो, ठीक है, या रिटायर्ड जज हैं या एक्सपीरियंस्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं जिनकी रेपुटेशन भी है प्लस साथ में इनके पास एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज भी है। इस तरह के लोग ही इन पोजीशंस को होल्ड करते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ जी। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 6 के बारे में। चलो मान करके चलिए कि मिस्टर ए जो है वो बन गए हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मिस्टर बी, सी, डी, ई ये सब बन गए हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। अब क्योंकि ये लोग बन चुके हैं, अपनी अपनी पोजीशन इनको मिल चुकी है, अब ऐसा क्या है जो ये लोग नहीं कर सकते हैं? हम क्या समझेंगे फ्रेंड्स सबसेक्शन 6 में? हाँ जी, कि ये लोग अब क्या नहीं कर सकते हैं।
ये लोग ना फ्रेंड्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते। ये लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इनका कोई लेना देना नहीं। इवन कोई स्टेट है या कोई भी यूनियन टेरिटरी है तो जो लेजिस्लेचर होते हैं कि मेंबर्स भी ये नहीं बन सकते हैं। अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो जैसे एमएलए वगैरह होते हैं ना, ये लोग अब नहीं बन पाएंगे। इतना ही नहीं, ये लोग कोई बिजनेस नहीं रन कर सकते, ये लोग कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, कोई ऐसी जॉब नहीं कर सकते पैसा कमाने के लिए जहां पे इनको मतलब सैलरी वगैरह मिले। कोई जॉब कोई बिजनेस नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनना, लेजिस्लेचर के मेंबर्स नहीं बनना, ठीक है। इसके अलावा ये लोग वो भी नहीं कर सकते, इनका अगर मन करे कि यार एक काम करते हैं हम लोग, अपना प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर ए कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, अब मैं डॉक्टर भी बनता हूँ साथ में, नहीं बन सकते। वो मिस्टर बी का ख्याल आ रहा है अरे यार मैं बहुत अच्छा कंसल्टेंट बन सकता हूँ, ये नहीं बन सकते। ये लॉयर्स, ये कोई प्रोफेशन भी नहीं कर सकते, किसी प्रोफेशन में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे अब ये लोग, समझे। अब मेरे साथ जल्दी से रिपीट कर दीजिए कि ये लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं। नंबर 1, हाँ जी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते, ये स्टेट के भी किसी भी लेजिस्लेटिव मेंबर कोई नहीं बन सकते, ये बिजनेस नहीं रन कर सकते, ये जॉब नहीं कर सकते, ये अपने प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ना बाबा ना अब नहीं। बट क्यों, ऐसा क्यों? इसीलिए सो डैट अगर आप खुद सोचिए, एक पर्सन है वो जॉब कर रहा है या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है या वो इस तरह से किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो अपना जो कमीशन में जो अगर उसने कोई भी केस देखना है तो ईमानदारी के साथ देख पाएगा कि नहीं। अगर उसी की फील्ड के रिलेटेड ही कोई केस आ गया तो बायसनेस हो जाएगी, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पोजीशन अब मिल गई है ना आपको कमिश्नर वाली, उसको ही होल्ड करो, बाकियों को साइड पे करो। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 7 के बारे में। हाँ, ये लोग ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी नहीं जुड़ सकते हैं। चलो वही बात होगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सबसेक्शन 7 के बारे में। सबसेक्शन 7 यहाँ पे बोलता है कि ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, इस कमीशन के ऑफिस की लोकेशन के बारे में बात करी गई है। फ्रेंड्स, इनका जो लोकेशन है, हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? देश की राजधानी में। कहाँ? दिल्ली में। कहाँ? यस, दिल्ली में। लेकिन सोचिए अगर ये अपना कोई और रीजनल ऑफिस खोलना चाहते हैं, हो सकता है चेन्नई में, कोलकाता में, कहीं भी जहां इनका मन करे, क्या ये लोग खोल पाएंगे? यस, लेकिन उसके लिए इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जल्दी से बता दीजिए सबसेक्शन 7 क्या बोल रहा है? हाँ जी, ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है इसकी लोकेशन की बात करी गई है। बताना मुझे जरा, इनका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? यस, दिल्ली में। अगर ये लोग किसी इंडिया की और स्टेट में अपना कोई रीजनल ऑफिस खोलना चाहते हैं, ये भी बता दूं, क्या ये खोल पाएंगे? यस। किसके अप्रूवल से? हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से। सो इसी के साथ ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया। वेरी गुड। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 13। सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 कहता है इन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है ना, इसके टेन्योर की बात करी गई है। मतलब कि अगर मान लीजिए मिस्टर ए कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए हैं, तो अब मिस्टर ए अपनी ये पोजीशन को कितने टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं, इसके बारे में सबसेक्शन 1 हमें बताता है। यहाँ पर फ्रेंड्स बड़े ध्यान से समझिएगा। नॉर्मली तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अब मिस्टर ए को सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब करके देगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टाइम प्रिस्क्राइब किया होता है ना, उतने साल के लिए ही एक बंदा क्या है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन के रह सकता है। लेकिन जो मेन कहानी में ट्विस्ट है वो ये है, उसको एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लीजिए मुझे बना दिया गया है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और मैं अभी हूँ 63 ईयर्स ओल्ड, मान करके चलो। तो अब मुझे क्या बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आप ना 5 ईयर्स तक, 5 साल तक इस पोजीशन पर रह सकती हैं। लेकिन अभी मैं 63 ईयर्स की हूँ, ठीक। अब 2 साल बाद मैं 65 ईयर्स की हो गई हूँ। अब जब नेक्स्ट ईयर मैं 66 की हो गई हूँ, अब मैं ये पोजीशन होल्ड नहीं कर पाऊंगी।
वाई? क्योंकि मैंने 65 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप ध्यान से देखना, जब मैं 66 ईयर्स की हुई हूं तब इस पोजीशन पर मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ एक तरह से, राइट? थर्ड ईयर पे मुझे ये पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। बट आप सोच रहे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो मुझे 5 साल दिए हैं। बेशक 5 साल दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर मैंने 65 ईयर्स ऑफ एज पूरी कर ली तो फिर ये पोजीशन पर मैं नहीं रह पाऊंगी। बात समझ में आ गई? तो कहते सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब करा था वो या 65 ईयर्स ऑफ एज, इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा तब समझ लिया जाएगा कि टेन्योर फिनिश। समझ गए? अगर मान लीजिए मैं आपको सेकंड एग्जांपल देती हूँ, आप लोग आंसर दोगे। मान करके चलिए मैं बन गई हूँ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि आप 5 इयर्स तक ये पोजीशन पे रह सकती हैं। 5 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी मैं सिर्फ 62 इयर्स की हूँ, 65 की तो हुई ही नहीं। आपको क्या लगता है, क्या पोजीशन छोड़नी पड़ेगी? यस। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ टाइम पूरा कर लिया। ठीक, फिर से मैं एग्जाम्पल रिपीट करती हूँ, आप ही आंसर दोगे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला 5 साल तक इस पोजीशन पे रहोगे, 5 साल पूरे होने से पहले ही मैं 65 इयर्स की हो चुकी हूँ, मैंने ये उम्र पूरी कर ली है, क्या मैं पोजीशन पे रह पाऊंगी? नहीं। बेशक टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने 65 इयर्स ऑफ एज पूरे कर लिए। तो इन दोनों में से जो पहला हो गया टेन्योर खत्म। बात समझ में आ गई? लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो ये है, अगर मान लीजिए एक बार मेरा टेन्योर फिनिश, मैं कहती हूँ अरे यार मुझे जरा दोबारा से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दीजिए ना, तो आपको क्या लगता है मैं दोबारा फिर से ये बन पाऊंगी? नहीं। हाँ जी, यहाँ पे यही बोला गया है कि एक बार अगर आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोजीशन छोड़ चुके हैं तो बस खत्म, टाटा। मतलब आप दोबारा उस पोजीशन पे नहीं आ सकते, अब फिर से दोबारा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बन सकते हो। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके सबसेक्शन 2 के बारे में। सबसेक्शन 1 में हमने समझ लिया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मुझे जरा बताना इनकी हेल्प के लिए कौन होते हैं? हाँ जी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के टेन्योर के बारे में बताया गया है। सेम, बिल्कुल सेम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टाइम प्रिस्क्राइब किया या तो वो या फिर 65 इयर्स ऑफ एज, दोनों में से जो पहले पूरा हो गया टेन्योर खत्म। तो आई थिंक अब दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके हो। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है इसमें, वो ये है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए पिंकू पहले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, उसका टेन्योर हो गया पूरा, आपको क्या लगता है वो दोबारा ऐसी पोजीशन को होल्ड कर सकता है? नो। आपको क्या लगता है? पिंकू कहता है अब मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो नहीं रहा, लेकिन क्या पिंकू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है? यस, बिल्कुल बन सकता है। तो ये बात याद रखना कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं ना, अगर इनका टेन्योर फिनिश हो गया, ये वाली पोजीशन तो दोबारा होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये लोग बन पाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं आपको दोबारा एक बात बोल रही हूँ। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है वो इस कमीशन का हेड होता है, उसका अगर एक बार टेन्योर खत्म तो बात खत्म। जो उसकी हेल्प के लिए फर्दर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, उनका एक बार टेन्योर खत्म तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर वाली पोजीशन की बात खत्म। लेकिन वो लोग अपने से ऊपर अब जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वाली पोस्ट होती है उस पर जा सकते हैं। क्लियर? अब एक और बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कोई भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर अगर उसको अब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया जाता है तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर दोनों को मिला करके 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल सुनो, मान के चलिए मैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर थी, मेरा ये वाला टेन्योर फिनिश हुआ, मैंने मान लो 3 साल, कितने 3 साल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में काम करा है, अब मेरे को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया गया है। तो बताइए, ऑलरेडी मैं 3 साल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में काम कर चुकी हूँ, अब मैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में मैक्सिमम कितने साल काम कर पाऊंगी? यस, 2 इयर्स। व्हाई? बिल्कुल ठीक, क्योंकि इन दोनों पोजीशंस का टोटल 5 इयर्स से ज्यादा मैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर
पे काम नहीं कर पाऊंगी। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप लोग आंसर दोगे। अब आप खुद को इमेजिन करिए, आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, आपने 2 साल तक इंफॉर्मेशन कमिश्नर का काम कर लिया है, अब आपको बनाया जा रहा है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आपको क्या लगता है, अब आप एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कितने साल काम कर पाएंगे? यस, 3 years। क्यों? यस, क्योंकि 3 अब यहाँ काम कर पाओगे, 2 आप ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में कर पाए हो, 3 + 2 5 साल से ज्यादा काम कर नहीं पाओगे, इसीलिए। तो ये भी सबसेक्शन क्लियर? गुड। बात करेंगे इसके सबसेक्शन 3 के बारे में। मान करके चलिए कि मुझे ना चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट कर लिया गया है, आप लोग बन चुके हो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स सब, ठीक। अब हम लोगों को जब अपॉइंट कर लिया गया है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे बताइए, अगर सरकार भी बनती है, कोई सीएम बनता है, कोई भी कुछ भी बनता है, तो वो क्या करते हैं? वो ओथ लेते हैं, है ना, शपथ लेते हैं ना, अपनी जो भी प्रतिज्ञा लेनी होती है वो लेते हैं। यहाँ पर भी कहते हैं जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, ये सब लोग भी क्या करेंगे? पहले ओथ लेते हैं, ठीक है, प्रतिज्ञा वगैरह लेते हैं। किसके सामने? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी के सामने, या फिर प्रेसिडेंट जी के द्वारा ही अपॉइंट किए गए किसी अथॉरिटी के सामने। क्लियर? तो ये सिंपल था सबसेक्शन। एंड हाँ, ये जो भी ओथ लेने का मतलब ये शपथ वगैरह लेने का जो भी फॉर्मेट रहेगा ना, वो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 4 के बारे में। अगर मान लो फ्रेंड्स, मैं हूँ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मैंने ये रिजाइन करना चाहती हूँ अपनी जॉब से, तो मैं कैसे कर पाऊंगी? सिंपली यहाँ पर मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी को एक लेटर लिखूंगी, मैं उनको बताऊंगी कि ये कारण है, इसकी वजह से मैं अपनी ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ, तो ठीक है, रिजाइन हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, मैं खुद नहीं इस जॉब को छोड़ना चाहती, लेकिन सामने से कहा जा रहा है कि मुझे इस जॉब से हटाओ, रिमूव किया जाए। अब अगर कहते हैं आपने किसी को रिमूव करना है, खुद सामने से आप लोग हटा रहे हो, तो उसका प्रोसीजर अलग रहेगा, जो कि सेक्शन 14 में बताया गया है। अब जब हम सेक्शन 14 समझेंगे, उसमें ये प्रोसीजर देखेंगे, ठीक। तो जल्दी से मुझे सबसेक्शन 4 एक बार रिपीट करिए। अगर कोई भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रिजाइन करना चाहते हैं अपनी जॉब से, तो वो कैसे कर पाएंगे? वो किसको लेटर लिखेंगे? यस, प्रेसिडेंट ऑफ लेटर जी को। लेटर से मेरा मतलब है वो बताएंगे अपना रीजन कि ये कारण है, इसकी वजह से हम लोग अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं, ठीक। अब मुझे बताइए, अगर वो खुद रिजाइन नहीं करना चाहते लेकिन उनको रिमूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है उनकी पोजीशन से, तो कौन से सेक्शन का प्रोसीजर फॉलो होगा? बिल्कुल ठीक, सेक्शन नंबर 14 का। क्लियर ये सब सेक्शन भी? अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 5 के बारे में। सबसेक्शन 5 बात करता है, यार कोई भी काम फ्री में तो नहीं करेगा, सैलरी लेंगे, अलाउंसेस लेंगे, बेनिफिट्स लेंगे, वो कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इनकी क्या सैलरी रहेगी, इन्हें क्या क्या अलाउंसेस मिलने हैं। अलाउंसेस मतलब डियरनेस अलाउंस मिलना है या हाउस अलाउंस मिलना है, या क्या कौन कौन से अलाउंसेस मिलने हैं, ठीक। लेकिन वहीं पर एक और बात, आप जरा सोचिए, पिंकू को बोला गया है, पिंकू तुझे ना चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाता है, तेरी सैलरी ना सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, मान के चलो कि 80,000 होगी और तुझको हम एक हाउस अलाउंस देंगे। पिंकू कहता ठीक है, पिंकू इस पोजीशन पर आ गया, पिंकू बन गया कमिश्नर। अच्छा, जब अब पिंकू कमिश्नर बन गया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती 80,000 नहीं देंगे, 50,000 सैलरी देंगे, कोई हाउस अलाउंस नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये सेक्शन में ये पॉइंट भी बोला गया है कि अगर एक बार आपने किसी को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बना दिया है, तो बाद में आप उनके जो भी मिलने वाली बेनिफिट्स थे, चाहे वो सैलरी के रूप में थे या अलाउंसेस के रूप में थे, उसको कम नहीं कर सकते हो। समझ गए ये पॉइंट? सबसेक्शन 6 की बात करते हैं। यार जो ये कमिश्नर्स हैं, इनको भी फर्दर अपने काम के लिए स्टाफ की जरूरत है, एम्प्लॉयज की जरूरत है। हो सकता है इनको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए स्टाफ की जरूरत है, मतलब हर एक को अपने अंदर में तो आगे फर्दर स्टाफ की जरूरत होती है ना। तो कहते वो जो स्टाफ रहेगा उसे कौन बताएगा, मतलब कौन देगा?
वो स्टाफ कौन प्रोवाइड करके देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? तो इसी के साथ ये सेक्शन अच्छे से क्लियर। फिर आपको एक बार और याद दिला देती हूँ कि अगर आपको इस एक्ट के क्विक रिवीजन नोट्स चाहिए, फटाफट से रिवीजन करनी है, तो उसके लिए आप नोट्स बाय कर सकते हैं गिवन नंबर में मैसेज करके। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस की प्रीमियम एक्सेस चाहिए तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 14। फ्रेंड्स, सेक्शन 13 में हमने ये समझा है ना कि अगर कोई भी कमिश्नर है, चाहे वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स में से कोई है, अगर इनको रिमूव करना, उनकी पोजीशन से हटाना है, तो सेक्शन 14 का प्रोसीजर फॉलो करना रहेगा। याद है ना? हाँ, तो यही प्रोसीजर अब हम इसके सबसेक्शन 1 में समझेंगे। यहाँ ये बोला गया है, मान करके चलिए पिंकू है, पिंकू अब चीफ कमिश्नर भी हो सकता है या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स में से कोई भी हो सकता है। मेन बात यह है कि इनको इनकी पोजीशन से हटाने का काम करना है, तो कौन रिमूव कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी रिमूव कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रेसिडेंट जी भी कहते डायरेक्टली ऐसे पिंकू को रिमूव नहीं करेंगे उसकी पोजीशन से। मतलब ये है, यहाँ पर सबसे पहले प्रूव भी होना चाहिए कि पिंकू ने कोई मिसबिहेवियर करा है। ऐसे थोड़ी ना कि बोला गया कि पिंकू को पोजीशन से हटा दो तो प्रेसिडेंट जी हटा देंगे, नहीं। यहाँ पर कहते ये बात पहले प्रूव होनी चाहिए कि अगर आप कहते हो कि पिंकू ने ये गलत कंडक्ट करा है, ये मिसबिहेवियर करा है, तो वो प्रूव होना चाहिए। या फिर इनकैपेसिटी प्रूव हो, ये प्रूव हो कि पिंकू अब अपना ये काम करने के लायक नहीं रहा है। इन दोनों में से अगर कुछ प्रूव होता है तभी। अच्छा चलो मान लो यहाँ पर भी इसके लिए भी प्रूव कैसे होगा? अब प्रेसिडेंट जी नो डाउट को खुद थोड़ा ना इंक्वायरी करने चले जाएंगे, राइट? यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, किसी को भी रिमूव करने से पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी होते हैं, ये क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर भेजते हैं। जल्दी बताइए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी अगर किसी को कमिश्नर वाली पोजीशन से हटाना है तो कहाँ मैटर भेजते हैं? यस, सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर भेजा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करती है, सारी इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करने के बाद ही तो पता चलेगा ना कि मिसबिहेवियर हुआ है या नहीं, इनकैपेसिटी है या नहीं, राइट? तो प्रॉपरली इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? एक रिपोर्ट तैयार करती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी को भेज देगी सुप्रीम कोर्ट। फिर वो रिपोर्ट के बेसिस पे अब प्रेसिडेंट जी देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही वो ऑर्डर देंगे कि पिंकू को उसकी पोजीशन से हटाया जाए या नहीं। क्लियर सबसेक्शन 1? अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। जैसा कि अभी अभी हमने सबसेक्शन 1 में समझ लिया कि जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो वो इंक्वायरी करती है, राइट? तो ये देखो, इंक्वायरी चल रही है, मतलब अभी तक कोई रिपोर्ट रेडी नहीं हुई है, इंक्वायरी चल रही है। अब जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक के लिए कहते अगर प्रेसिडेंट जी चाहे तो वो पिंकू को सस्पेंड कर सकते हैं। मतलब उसे कह सकते हैं कि तू अपने इस ऑफिस में अपने कमिश्नर वाले काम को करने के लिए तब तक नहीं आएगा जब तक कि रिपोर्ट तैयार करके फाइनल ऑर्डर एक बार नहीं बन जाता। तो ये उनके पास पावर है, प्रेसिडेंट जी के पास। चलो जल्दी से मुझे सबसेक्शन 2 जल्दी से दोबारा बताइए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी कमिश्नर्स को क्या कर सकते हैं? ये सस्पेंड कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर अभी इंक्वायरी चल रही है। कब तक के लिए कर सकते हैं सस्पेंड? जब तक कि ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक के लिए वो सस्पेंड करके रख सकते हैं कि फिलहाल अभी इंक्वायरी चल रही है, नो डाउट अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ, तुम काम पे नहीं आओगे। अगर तो तुम्हारे फेवर में आ गया डिसीजन तो काम पे आ जाना, नहीं तो फिर तुम हटाए ही गए हो, हटाया ही गया फिर तो तुम्हें। क्लियर? अब हम इसके सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। जैसे कि हमने अभी अभी तो ये समझा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी पहले सुप्रीम कोर्ट को मैटर भेजते हैं, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करती है, रिपोर्ट भेजती है, फिर ही वो ऑर्डर लेते हैं। बट सबसेक्शन 3 पता क्या बोलता है? सबसेक्शन 3 कहता है कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी मैटर पहले सुप्रीम कोर्ट को भेजते ही नहीं है इंक्वायरी के लिए, वो डायरेक्टली खुद ही क्या कर देते हैं, अगले बंदे को उसकी पोजीशन से रिमूव कर देते हैं। लेकिन ऐसे कौन से कारण बन जाते हैं वो अब हम समझेंगे सबसेक्शन 3 में।
सबसे पहले अगर पिंकू इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, मतलब इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया निकल जाना, मान लो वो ऑफिशियली क्या है बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर उसको मतलब साफ साफ क्लियर हो गया वो ऑफिशियली बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हुआ है, मैंने ये वर्ड बोला है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि पहले मैंने बोला था कि ये चीजें प्रूव होनी चाहिए, तो इंक्वायरी के लिए भेजते हैं कि मिसबिहेवियर हुआ है या नहीं, काम करने की कैपेसिटी है या नहीं। यहाँ पे मैं क्या वर्ड बोल रही हूँ, वो ऑफिशियली बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो गया है, सबको पता है वो बंदा बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो गया है, यहाँ पे डायरेक्टली अब रिमूव कर देंगे, इंक्वायरी की अब कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक। बी पॉइंट बोलता है कि अगर किसी बंदे ने ऐसा ऑफेंस करा है, इस तरह के ऑफेंस में वो कन्विक्टेड है, मतलब पता चल गया वो बंदा क्या है ब्राइब के केस में फंस गया है, ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया है, चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है, करप्शन करते हुए पकड़ा गया है, फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया है, तो पता ही है वो बंदे ने वो हरकत कर दी है, उसने वो ऑफेंस करा है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या इंक्वायरी करेगी, उसमें तो आपको पता ही, अगर मान लो मिस्टर ए है वो ब्राइब लेते हुए पकड़े गए हैं, तो ठीक है यहाँ पे आपने एक ऑफेंस कर दिया, ऐसे केस में क्या होगा, अब इनकी पोजीशन से प्रेसिडेंट इनको डायरेक्टली रिमूव कर सकती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है पेड एम्प्लॉयमेंट। मैंने ये बात आपको बताई थी कि ये जो कमिश्नर्स होते हैं ये क्या क्या नहीं कर सकते हैं, कोई पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, मतलब ये कोई जॉब कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर पता चले मान लो पिंकू क्या है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी बने बैठा है और अपना साइड बिजनेस भी चला रहा है, या किसी और कंपनी में काम भी कर रहा है, सैलरी ले रहा है बदले में, तो ठीक है ना भाई, आपने ये मेन रूल तोड़ दिया, तो अब आपको क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक प्रेसिडेंट जी को इनके काम पोजीशन से क्या है रिमूव कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट बात आ जाती है, अगर कोई पर्सन की माइंड मतलब फिजिकली या फिर मेंटली, मतलब फिजिकली या मेंटली कंडीशन ही ऐसी हो गई है कि अब वो बंदा काम कर ही नहीं पाएगा, तो फिर भी डायरेक्टली रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है फाइनेंशियल या किसी भी तरह का इंटरेस्ट है अगर आपका, मैंने ये बात आपको बोली थी ना कि क्या क्या काम नहीं कर सकते, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ सकते, एमएलए वगैरह आप कुछ नहीं हो सकते, आप एमपी नहीं बन सकते, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते, जॉब नहीं कर सकते, कोई प्रोफेशन नहीं फॉलो कर सकते, बिजनेस कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए आपका किसी भी ऐसी चीज में कोई भी इंटरेस्ट है, चाहे आपने फाइनेंशियली उसमें इन्वॉल्व हो या कैसे भी करके इन्वॉल्व हो, तो फिर कहते हैं आप ये पोजीशन होल्ड नहीं कर पाएंगे, फिर आपको प्रेसिडेंट जी डायरेक्टली रिमूव कर देंगे, सो दैट जो भी डिसीजंस आप लो फिर वो बायसनेस में आकर के ना ले हो। समझ गए ये सारे पॉइंट्स आप लोग। तो ये कुछ मैटर्स हैं जब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी क्या है सुप्रीम कोर्ट को मैटर नहीं भेजती है इंक्वायरी के लिए। अब आप लोग मेरे साथ एक एक करके रिपीट करोगे। नंबर 1, अगर पिंकू बैंकक्रप्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है तो क्या डायरेक्टली रिमूव किया जाएगा, सही यस और नो? यस। अगर जो चिंकू है वो कोई फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया है, फ्रॉड के केस में पकड़ा गया है, डायरेक्टली रिमूव हो सकता है, यस और नो? यस। अगर जो चिंकू है वो पता चला है कि वो महाराज जी एक हॉस्पिटल में पेड जॉब भी कर रहे हैं या किसी एक्स कंपनी में भी काम कर रहे हैं, क्या रिमूव कर दिए जाएंगे? यस। अगर पता चलता है कि अनफॉर्चुनेटली मिस्टर ए की मेंटल कंडीशन थोड़ी ऐसी हो गई है, वो काम नहीं संभाल पाएंगे, क्या प्रेसिडेंट जी डायरेक्टली रिमूव कर पाएंगे, यस और नो? यस। अगर पता चलता है कि जो टिंकू है वो उसका एक मिनिस्ट्री में फाइनेंशियली इंटरेस्ट है, उसने पैसा लगा रखा है या जो भी, क्या वो डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा, यस और नो? यस। तो ये कुछ मैटर्स थे। क्लियर। सबसेक्शन 4 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि अगर किसी बंदे का पर्सनल बेनिफिट था किसी चीज में तो वो क्या है इस पोजीशन पे भी है साथ में, तो वो उसका मिसबिहेव माना जाएगा। एग्जाम्पल बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको बोलूं जो पिंकू है ना वो पार्टनर है एक, आपको पता है अलग अलग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, जैसे नॉमिनल पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है ना, डोरमेंट पार्टनर होते हैं, अलग अलग तरह के पार्टनर्स होते हैं। ठीक, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो फिर आप बहुत अच्छे से समझना, आपने बिजनेस स्टडीज में भी समझे होंगे, कंपनी लॉ में भी समझे होंगे पार्टनर्स की टाइप्स, राइट।
तो जो पार्टनर्स होते हैं ऐसे, एक मान लो एक सीक्रेट पार्टनर है, सीक्रेट पार्टनर होता है जो कंपनीज में पैसा तो लगाता है लेकिन पब्लिक के सामने उसका चेहरा नहीं होता, पता है ना आपको। मान लीजिए पिंकू ऐसे ही एक सीक्रेट पार्टनर है, वो पब्लिक के सामने तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन बैठा है कि मैं इस पोजीशन पे हूँ, लेकिन सीक्रेटली उसका मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में काम भी चल रहा है, वो सीक्रेट पार्टनर बने बैठा है। अब मान के चलिए गवर्नमेंट का कोई एक प्रोजेक्ट है रोड कंस्ट्रक्शन का, जो मान लो 50 करोड़ का है, ठीक है, उसमें से पिंकू भी क्या है अपना प्रॉफिट ले रहा है, तो ये क्या माना जाएगा, ये एक मिसबिहेवियर माना जाएगा। तो ये क्या माना जाएगा, यस ये मिसबिहेवियर माना जाएगा। अब अगर मैं आपको बोलूं पिंकू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन बैठा है, ठीक, वो किसी कंपनी में ऐसे काम तो नहीं करता, ना कोई पार्टनर है, बट उसने ना एक एक्स कंपनी के 5000 के शेयर्स खरीदे हुए हैं। एक कंपनी जो कि लिस्टेड है उसके 5000 रुपीज के शेयर्स खरीद रखे हैं। सोच के आंसर देना, आपको क्या लगता है, क्या ये मिसबिहेवियर माना जाएगा? नो, ये मिसबिहेवियर नहीं माना जाएगा। फिर मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने भी तो किसी न किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे, है ना? भले आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, क्या वो कंपनी के लोग आपको किसी मीटिंग में बुलाते हैं? हाँ, किसी मीटिंग में बुलाते हैं, आपसे कोई सलाह मशवरा किया जाता है? नहीं, कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब वो अपने क्या डिसीजंस ले रहे हैं आपको बताए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं? नहीं, आपको बुलाया भी जाता है कंपनी में आइए? नहीं। तो जस्ट किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने का मतलब ये नहीं कि आपका उसमें कोई इंटरेस्ट है कि आप उस कंपनी के बंदे बन गए हो, नहीं। तो अगर जस्ट आपने शेयर्स खरीद रखे हैं वो कहते हैं मिसबिहेवियर नहीं माना जाएगा। लेकिन आप किसी कंपनी में पार्टनर बने बैठे हो, किसी कंपनी में पेड जॉब कर रहे हो, वो माना जाएगा मिसबिहेवियर। तो इन दोनों पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, एक एबीसी कंपनी है, वैसे ना पिंकू इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, पर मेरी एबीसी कंपनी में भी वो सीक्रेटली पार्टनर बने बैठा है, मिसबिहेवियर माना जाएगा। मेरी एबीसी कंपनी में टोमू वैसे तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, लेकिन मेरी एबीसी कंपनी में भी वो पेड जॉब कर रहा है, मिसबिहेवियर माना जाएगा। एबीसी कंपनी है मेरी, पिंकू कमिश्नर है, मतलब इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, मेरी एबीसी कंपनी के उसने जस्ट 2000 रुपए के शेयर खरीद लिए हैं, मिसबिहेवियर नहीं माना जाएगा, क्योंकि किसी के शेयर खरीदने इसमें क्या है, ठीक है। तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर, आई होप ये सेक्शन अच्छे से क्लियर। गुड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 15। फ्रेंड्स, ये सेक्शन ना आप लोग मुझे समझाओगे, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, अब ये सेक्शन आप लोग मुझे समझाओगे, मतलब आपसे जो जो पूछूंगी ना आपको मुझे पूरी ऑनेस्टी के साथ आंसर देना है, ठीक है। चलो, सेक्शन 15 में सबसे पहले सबसेक्शन 1 ये बोलता है, जिस तरह से हमने समझा था ना कि सेंट्रल की क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाती है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाती है। यहाँ पर सबसेक्शन 1 बोलता है कि ऐसे ही एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी होती है। कौन सी फ्रेंड्स? हाँ जी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। यार मुझे बताना आपको क्या लगता है ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को कौन बनाता है? यस, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाती है। बताइए कौन? यस, स्टेट गवर्नमेंट। सबसेक्शन 2 बोलता है, यार इस स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में मुझे बताना आपको क्या लगता है कौन लोग होते होंगे? नंबर 1, हाँ बिल्कुल ठीक, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एंड नंबर 2 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। लेकिन ये जो कमिश्नर्स हैं ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक, 10 हो सकते हैं। अच्छा यार, अब मुझे ये बताना जरा, आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इन्हें अपॉइंट कौन करता होगा? अगर आपको लगता है कि इन्हें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी अपॉइंट करते हैं तो गलत है। तो इधर कौन अपॉइंट करेंगे? इधर अपॉइंट करेंगे गवर्नर। कौन करेंगे? गवर्नर। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या ये जो गवर्नर है इन लोगों को डायरेक्टली खुद से अपॉइंट कर सकते हैं? नो। तो यहाँ भी क्या बनेगा? हाँ जी, एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी और उस सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही गवर्नर ये डिसाइड करते हैं कि इनको मतलब ये पोजीशन मिलनी चाहिए या नहीं, ठीक।
अच्छा, सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होंगे? नंबर 1, सेंट्रल वाली में कौन थे? प्राइम मिनिस्टर जी। तो स्टेट वाली में कौन होंगे? यस, चीफ मिनिस्टर। और साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा वो, एंड साथ में कैबिनेट मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट कौन कौन नॉमिनेट करता है? हाँ जी, चीफ मिनिस्टर। तो कौन कौन से 3 लोग बताना? नंबर 1 चीफ मिनिस्टर, नंबर 2 लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नंबर 3 एक कैबिनेट मिनिस्टर। ये भी क्लियर। सबसेक्शन 4 की बात करते हैं। ये जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसका सुपरविजन कौन करेगा? मैनेजमेंट कौन करेगा? यस, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और बाकी के कमिश्नर्स क्या करेंगे? उसकी हेल्प करेंगे। सबसेक्शन 5। अच्छा, ये जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, ये स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। कौन लोग बन सकते हैं? नंबर 1, बिल्कुल ठीक, जिनकी पब्लिक में अच्छी रेपुटेशन है। नंबर 2, यस, जिनके पास एक्सपीरियंस एंड नॉलेज है। किन फील्ड्स में? लाइक लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब। ठीक। अच्छा, सबसेक्शन 6 की बात करें। यहाँ पर ये लोग क्या नहीं हो सकते हैं? यस, ये लोग एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते, एमएलए वगैरह नहीं हो सकते, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, कोई भी पेड जॉब नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, कोई प्रोफेशन में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं सबसेक्शन 7 के बारे में। मुझे जल्दी से याद करके बताओ, सेंट्रल कमीशन में हेडक्वार्टर कहाँ था? हाँ जी, दिल्ली में। तो आपको क्या लगता है कि जो स्टेट वाली कमीशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? अरे वही होगा जहां स्टेट की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जहां स्टेट की गवर्नमेंट ने बोल दिया ना कि हमारे स्टेट की इस सिटी में हेडक्वार्टर होगा, तो वही बनेगा। एग्जाम्पल मान के चलते हैं, पंजाब स्टेट की गवर्नमेंट कहती है कि हमारे स्टेट की जो ये कमीशन है ना, इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में होगा, चंडीगढ़ में होगा। अच्छा, लेकिन अगर मान लो हेडक्वार्टर मान लो चंडीगढ़ में बन गया, चलो जी, हम अदर ऑफिस खोलना चाहते हैं हमारे ही स्टेट की अलग अलग सिटीज में, लाइक जलंधर में, अमृतसर में, लुधियाना में, तो क्या ऑफिस बन पाएंगी? यस, किसकी अप्रूवल से? स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल से। क्लियर? तो ये वाला सेक्शन इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी समझाया नहीं, एक्चुअली आपने मुझे समझाया, थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया। चलो, जॉब से पार्ट अच्छे से ये भी क्लियर हो गया ना। इसको मैंने इसलिए शॉर्ट में समझाया क्योंकि आप सेंट्रल वाले में बहुत अच्छे से समझ चुके हो, एंड मुझे पता ही था कि आप लोग साथ साथ आंसर जो है पूरी ईमानदारी के साथ सही सही दे रहे होंगे, तो खुद के लिए क्लैपिंग कर लो। चलो ठीक है फ्रेंड्स, फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।